आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले आतंकी हमले का एक बड़ा प्लान जिसका पर्दाफाश हो गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आतंकियों ने ट्रेन में धमाके की साजिश रची है। इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सभी रेलवे स्टेशन और थानों को अलर्ट कर दिया गया है। आईएसआई की एक और बड़ी साजिश, सामने आई ट्रेन को उड़ाने की प्लानिंग। निशाने पर बिहार यूपी की ट्रेन, अलर्ट पर रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश नाकाम होने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका और आईएसआई एक बार फिर से ट्रेनों को उड़ाने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक आईएसआई पंजाब की धरती से मजदूरों से भरी ट्रेन में बम प्लांट करने की साजिश रच रहा है और आईएसआई ने इसके लिए पंजाब में अपने एजेंट को निर्देश भी दिया था। इस अलर्ट ने रेलवे की नींद उड़ा दी है और आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर चप्पे चप्पे पर जांच तेज कर दी गई है। एक खबर ये भी आई है कि पंजाब से जो है आईएसआई ने एक नापाक प्लानिंग किया है रनिंग ट्रेन को बर्निंग ट्रेन में तब्दील करने की। उसको देखते हुए क्या कुछ अलर्ट? हम लोग उसके लिए ज्यादातर कोशिश करते हैं कि शौचालय में जो है या शौचालय के ऊपर या कोई ट्रेन में, हाँ रनिंग ट्रेन में, या कोई तरह की लावारिस वस्तु ना हो, जिसको अगर किसी तरह का सूचना मिलता है तो यात्रियों को हम लोग अवेयर करते हैं लॉर्ड हेलर के द्वारा भी कि आप लोग अपना यात्रा को सुगम रखें और किसी तरह का भी लावारिस वस्तु मिलता है तो तत्काल जीआरपी को सूचित करें ताकि तत्क्षण कार्रवाई की जा सके। अमूमन बिहार यूपी की ट्रेनों में बड़ी संख्या में मजदूर सफर करते हैं। ऐसे में मजदूरों से भरी ट्रेन को निशाना बनाकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में यातायात की लाइफलाइन ट्रेनों को द बर्निंग ट्रेन बनाने की आईएसआई की हर साजिश को नाकाम करने के लिए जहां पटना जंक्शन समेत तमाम स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे से एक एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है, वहीं जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है। जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं जहाँ पे जैसे पार्सल एरिया हो गया या पैसेंजर का प्लेटफॉर्म एरिया हो गया, एंट्री पॉइंट्स हो गया, वहाँ पे हम लोग बॉम्ब डिस्पोजल टीम के द्वारा और स्नीफर डॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम लोगों ने सभी को मेटल डिटेक्टर्स और अन्य आवश्यक उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं। आईएसआई के नापाक मंसूबे की भनक लगते ही आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। खुद बिहार के डीजीपी ने इसे गंभीरता से लिया, जिसके बाद एडीजी रेल ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर साजिश को नाकाम करने की रणनीति पर चर्चा की और न्यूज 18 के माध्यम से भी लोगों से सहयोग की अपील की। आपके माध्यम से हम लोगों को अपील करना चाहेंगे कि हमारी जो मेहनत है उसमें और अपना सहभागिता देके और हमारा हाथ को मजबूत करें और जो राज्य में जो सुरक्षा की व्यवस्था है और हम लोग इसको मजबूत कर पाएंगे। रेल प्रशासन, रेल पुलिस अपील भी कर रहा है कि अगर कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति वस्तु कुछ भी दिखे तो उसकी सूचना जो है वो रेल पुलिस को जरूर दे ताकि अप्रिय घटना होने से बचाया जा सके। आईएसआई का नापाक मंसूबा जो है उसे ध्वस्त किया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। एनआईए की टीम ने लगातार दूसरे दिन दरभंगा स्टेशन पर पूछताछ की है और आज करीब 15 लोगों से पूछताछ हुई, जिसमें ज्यादातर रेलवे के कर्मचारी हैं। इससे पहले कल करीब 11 घंटे तक पूछताछ हुई थी, जिनमें ज्यादातर चश्मदीद थे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में कल से ही एनआईए की टीम 7 सदस्यीय टीम दरभंगा में है और आज भी जो है एनआईए की टीम दरभंगा में 11 बजे दरभंगा स्टेशन पहुंच गई है और लगातार पूछताछ जो है जारी है। कल एनआईए की टीम ने जो यहाँ पूछताछ किया था वो कुलियों से किया था, पार्सल कर्मी से किया था और चाइल्ड लाइन का जो कार्यकर्ता था उससे किया था। लेकिन आज जो एनआईए की टीम है आज भी दरभंगा हॉल में जो 7 सदस्यीय टीम है वो बैठी हुई है। लेकिन आज की पूछताछ जो है यहाँ रेलवे के कर्मी जो स्टेशन अधीक्षक हैं अशोक कुमार सिंह उनसे हुई है और यहाँ पर जो उनके जो कर्मी हैं 4 से 5 ऐसे रेल कर्मी हैं जिनसे एनआईए की टीम ने आमने सामने बैठाकर पूछा है और पूरा उनसे जितनी जानकारी है सारी जानकारी को नोट भी किया है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा।
बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। गंडक और बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। छोटी छोटी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मतलब बिहार महामारी और बाढ़ दोनों मोर्चों पर जूझ रहा है। बिहार के तकरीबन 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पूर्वी चंपारण में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। अब तो छोटी छोटी नदियां भी उफान मारने लगी हैं। पानी के दबाव की वजह से सोमवती नदी का बांध टूट गया। सोमवती का बांध टूटने से रघुनाथपुर पंचायत के कोन्हिया, हरिहरपुर, सुबैया और खोड़ा समेत कई गांवों में नदी का पानी फैलने लगा है। प्रशासन से बेआस ग्रामीण खुद ही बांध की मरम्मत में जुटे हैं ताकि नदी की धारा को रोका जा सके। ये बांध से टूटने पर बुझिए कि मुजफ्फरपुर जिला और पूर्वी चंपारण जिला और वैशाली जिला भी क्षतिग्रस्त में, माने इसमें पानी इन करता है। हाँ, ऐसा ही जाता है। तकरीबन यही हाल बेतिया का है। योगापट्टी एफसीआई गोदाम को जाने वाली सड़क का बारिश की वजह से बुरा हाल है। ये सड़क ब्लॉक परिसर होते हुए नवलपुर बेतिया मुख्य सड़क को जोड़ती है, जहां 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। महामारी और बाढ़ के आलम में अनाज उठाव के काम में भारी दिक्कत आ रही है। कभी कभी तो इसी पानी में गाड़ियां भी पलट जाती हैं। पानी लागल बा, हई दुनिया इतना जांग भर हई, राशन देवे में दिक्कत होता, बड़ा गजन बा। रास्ता के खराब के चलते समस्या माना गाड़ी होता ना कोनो धंधा होता, 2 बेर गाड़ी पलट गईल, खतरा के घर भैया। बिहार में बाढ़ के हालात को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट कर समझाया है और लिखा है, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा समेत कई नदियां नेपाल से पानी लेकर उत्तर बिहार में आती हैं और बिहार के मध्य में गंगा नदी में मिलती हैं। नेपाल में भारी बारिश होने पर ये नदियां अत्यधिक पानी और गाद लाती हैं, जिससे जल प्लावन की स्थिति बन जाती है। बिहार के बड़े इलाके में आने वाली बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए नेपाल में प्रमुख नदियों पर हाई डैम बनाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर नेपाल और सरकार के बीच वार्ता का दौर दशकों से जारी है, पर अपेक्षित परिणाम नहीं निकला है। बाढ़ ही नहीं, जल जमाव ने भी बिहार को बेहाल कर रखा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ऐसा पुल शायद ही आपने कभी देखा होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस बेंच पर बैठकर बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे, वो बेंच आज ब्रिज का काम कर रहा है। बरामदे से लेकर गेट तक बेंच वाले पुल का ही बस सहारा है। छपरा के लोकमान्य उच्च विद्यालय में बारिश की वजह से स्कूल परिसर में पानी ही पानी है। चलना मुश्किल है। आप देख सकते हैं, हम भी अभी जब खड़े हैं तो ये पुल के, ये जो एक आर्टिफिशियल पुल बनाया है, जो बच्चे जिस पे बेंच पे पढ़ाई करते थे, उस बेंच को पुल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पुल अब बच्चों को विद्यालय जाने का साधन बन चुका है और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है, शिक्षकों के लिए बड़ी दिक्कत है, जिस पर प्रशासन और सरकार को ध्यान देना होगा। चूँकि जब कोरोना काल के बाद विद्यालय खुले हैं तो बच्चों का आना विद्यालय में शुरू हो गया, लेकिन इस विद्यालय में कहीं ना कहीं दिक्कतों के कारण बच्चे कम आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। ये हाल है जुलाई के दूसरे हफ्ते का। जाहिर है अभी पूरी बरसात बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार, मोतिहारी से मुकेश सिन्हा और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इधर मुजफ्फरपुर के अय्यापुर के शेखपुर मोहल्ले के 2000 लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। यहां सड़क पर 4 से 6 फीट तक पानी भरा है और घरों तक आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से एक नाव मुहैया कराई गई है और मजबूरी में लोगों को ज्यादा भाड़ा देना पड़ता है। अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर के शेखपुर ढाब में और जरा तस्वीरें हम दिखाएंगे कि आप देखिए कितना पानी भरा है। ये शेखपुर ढाब मोहल्ले में जाने वाली सड़क है, आगे और भी ज़्यादा पानी है। और ज़रा मोहल्ले की एक तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए यहाँ कितने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, कितने बड़े बड़े घर बने हैं और यहाँ लगभग 2000 की आबादी है और ये पूरी की पूरी आबादी जल कैदी बन गई है। इनके आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र आसरा है। आप देखिए ये लोग अपनी सड़क पर नाव से जा रहे हैं क्योंकि सड़क पर ही नाव चल रही है। थोड़ा सा बात करते हैं इनसे, क्या हालत है अंदर?
अंदर तो बहुत ज़्यादा पानी है, कमर से ऊपर पानी है। ये तो अभी रोड के किनारे हैं, आप तब देख रहे हैं कि ठोना से ऊपर हो गया। बिल्कुल, हम लोग भी अपार्टमेंट के और अपना सेपरेट नाव आने जाने के लिए रखे हुए हैं। जी हाँ जी, 500 परिवार अंदर। सरकार की कोई व्यवस्था? कोई सुविधा नहीं। कैसी तबाही, तो बड़ी परेशानी है। बहुत परेशानी है, बट यहाँ की व्यवस्था ही इतनी डेंजर है कि किस चीज़ के बारे में कहा नहीं जा सकता है। नहीं कहा जा सकता। सब लोग आते हैं, जब चुनाव आता है वादा करते हैं, फिर उसके बाद वही व्यवस्था रह जाता है। ये छोटे बड़े 20 से ज़्यादा नाव यहाँ चलाए जा रहे हैं। इसमें एकमात्र सरकारी नाव है, बाद बाकी सब निजी नाव है, जिस पर आने जाने के लिए इन्हें खर्च देना पड़ता है। तो बूढ़ी गंडक ने शेखपुर ढाब के 2000 परिवारों को जल कैदी बनाकर रख दिया है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। जनसंख्या कानून पर बिहार में बयानबाजी तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून की जगह जागरूकता की बात कही तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कानून की पहल का स्वागत किया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष में अलग अलग राय को लेकर निशाना साध दिया। साफ साफ कहे, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए। जनसंख्या कानून के मुद्दे पर नीतीश कुमार के इस बयान से साफ है कि वे जनसंख्या कंट्रोल के लिए कानून के पक्ष में नहीं है। वे मानते हैं कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर अपने आप कम हो जाएगी, और बिहार में ऐसा हुआ भी है। नीतीश कुमार की इस राय के बाद जनसंख्या नीति को लेकर नई बहस छिड़ चुकी है। बीजेपी के गिरिराज सिंह जहां कानून लाने की पहल का स्वागत कर रहे हैं, वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने सीएम नीतीश के बयान का समर्थन किया है। सबका मुद्दा है, ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 1 मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम दुनिया की आबादी का 20% व्यवहारिक में हमारी आबादी हो गया है, जमीन 2.5% है। इसलिए इसे सामाजिक समरसता और विकास दोनों के नज़रिए से देख करके इस पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। यूपी की सरकार ने पहल की है, यूपी की सरकार बहुत समीक्षा की है, और उनका जो वह पहल है वह एक जायज पहल है। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया है वह स्वागत योग्य। नीतीश कुमार जी ने जो कहा समझने समझाने की बात, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक बात है। समझने और समझाने का काम तो चलता रहा है और चलता रहेगा। इसीलिए मेरे निजी विधेयक बिल लाया है, उसमें मैंने कानून बनने के 18 महीने बाद तक उसके दमनकारी यानी रोकने के लिए जो प्रावधान है, दंडात्मक प्रावधान है, उसे लागू नहीं करने की बात कही है। यानी कानून आज बनता है, कानून लागू हो गया, लेकिन उसका दंडात्मक प्रावधान 18 महीने बाद लागू होगा। इस 18 महीने में उस कानून के सहारे लोगों में जन जागृति करना, लोगों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना, और जिन लोगों को कोई आपत्तियां हैं उन आपत्तियों पर विमर्श करना। तो मुझे लगता है जो नीतीश जी ने कहा वो हमारे बिल में वो प्रावधान व्याप्त है। जाहिर है जनसंख्या नीति पर बहस कोई नई बात नहीं है, पिछले 4 दशकों से चर्चा चल रही है। अब चूंकि नीतीश कुमार ने कानून से ज्यादा जागरूकता को तवज्जो दिया है, लिहाजा विरोधी बीजेपी और जेडीयू के अलग अलग स्टैंड के चश्मे से देख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दोहरा चरित्र एक बार फिर से सामने आया है। आप बीजेपी के साथ बैठ करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अब जब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी का अलग राग है तो आप उससे अलग सुर अलाप रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी का जो स्टैंड है उससे अगर आप अलग राय रखते हैं तो बीजेपी का साथ छोड़िए। बिहार के मुख्यमंत्री ठीक ही कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता से ही होगा, जागरूकता फैलेगी, जनसंख्या नियंत्रण होगा। लेकिन वो जिसके साथ अलायंस में है भारतीय जनता पार्टी, कानून बनाना चाहते हैं तो कानून की जरूरत क्यों पड़ेगी? कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग अपने नेता नरेंद्र मोदी
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का अनुसरण तो करें, उसी से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं ना, कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं जो नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी का अनुसरण करेंगे, अनुसरण करके दिखाया। हमको लगता है काफी जनसंख्या नियंत्रण होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया है ताकि आबादी की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाई जा सके, जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में जनसंख्या नीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सियासत के बीच बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही ये कानून लागू है और नगर निकायों में सीएम नीतीश कुमार ने ही इस कानून को लागू किया था। उन्होंने कहा कि अब इसे पंचायतों में भी लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कानून लागू करने की जरूरत है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कहा कि उनका मकसद लड़कियों के बीच अधिक शिक्षा को बढ़ावा देने की तरफ इशारा है। जनसंख्या के कानून तो बनने ही चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और जहाँ तक बिहार का मामला है, तो बिहार ने पहले ही जब नगर विकास के तौर पर ये काम शुरू हुआ तो नगर विकास विभाग ने ये तय किया हुआ है कि वही लोग चुनाव लड़ेंगे जो 2 बच्चे के अधीन हो। 2 बच्चे से अधिक वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। तब पंचायतों में ये कहा गया था कि अभी शिक्षा का वो प्रगति नहीं हो पाया है गांव में, इसलिए इसको बाद में लागू किया जाएगा। अब वो दौर आ गया है कि पंचायतों में भी इसको लागू करने का चर्चा करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार में लड़के लड़कियां पढ़े, प्रजनन दर और अच्छा हो, जिससे कि प्रजनन दर घटे, कि 1 से 2 बच्चे पे लोग आ जाएं। और जिन लोगों ने मैट्रिक पास किया है लड़कियों ने, उसके प्रजनन दर को आप देखेंगे कि उनके 2 बच्चे होते हैं, और जो इंटर और उससे अधिक लोग पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके 1 बच्चे होते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर लेने का दावा किया है। सभी अस्पतालों को सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए सामान भेजे जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वाईपैक्स उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया कि 10 दिनों के भीतर सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में तमाम सुविधाएं पहुंचाएंगी। वहीं कोरोना से जंग के साथ अन्य हालात से निपटने के लिए राज्य के 1600 अस्पतालों के भवन को नए सिरे से डिजाइन करने का फैसला किया गया है। और राज्य में आज 119 जगहों पे पीएसए प्लांट लग रहा है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहा है। हमारे सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लग रहा है। इसके अलावा जो हमारे सदर अस्पताल और बाकी नीचे के अस्पताल हैं, वहाँ के लिए भी हम लोगों ने तय किया कि सभी सदर अस्पतालों में 40 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, सभी अनुमंडल अस्पतालों में 25 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, सभी सीएचसी पे 10 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, जो पीएचसी है उस पे 5, और जो एपीएचसी है जहां प्रसव की सुविधा होती है, वैसे सभी जगहों पे 2-2 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भेजे जाएं। इसके अतिरिक्त जो जंबो सिलेंडर होता है, जिसको डी टाइप सिलेंडर बोलते हैं, वैसे सिलेंडरों को अनुमंडल अस्पताल में 25, जिला अस्पताल में 60 की संख्या में निश्चित रूप से उपलब्ध रहे। समस्तीपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दलसीसराय प्रखंड की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उनके ही कंपाउंडर ने जबरन उनकी मांग में सिंदूर डाल दिया और फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि चिकित्सा पदाधिकारी ने कुछ दिन पहले उस कंपाउंडर को किसी वजह से अस्पताल से निकाल दिया था, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी सुमित कुमार ने महिला डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर जबरन मांग में सिंदूर भरा और फोटो वायरल कर दिया। और इस मामले में दलसीसराय थाने में लिखित शिकायत की गई। हालांकि पीड़ित डॉक्टर ने इस मामले में फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार किया है। वहीं एसपी के मुताबिक आरोपी कंपाउंडर को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। कि अचानक ये आया है और उसके हाथ में सिंदूर था और उनके मांग में सिंदूर डालकर ज़बरदस्ती फ़ोटो खींचा, फिर उसको वायरल कर दिया। उसके आधार पर हम लोगों ने कंप्लेंट किया है और प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो लड़का है, जो आरोपी है, और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। अभी वो गिरफ्तार हुआ है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।